नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ण। वर्ण होते क्या है ये जाना था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाना था। जैसे आपको बताया था कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, जो हमारे वर्ण है उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर बताया था, जो स्वर हमारे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये आपको कल बताया था। जो हमारे स्वर होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किन्हीं स्वरों का उच्चारण करते हैं, किन्हीं स्वरों का उच्चारण करते हैं और जो हमारी मुख से एक हवा निकलती है, तो हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या है दोस्तों, एक हवा निकलती है। जैसे कि मैं बोलूं आ, ई, उ, का, इसके साथ जो हमारी मुंह से एक हवा प्रकट होती है, हवा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राण वायु। जो हमारी प्राण वायु है, जब हम किसी स्वरों का उच्चारण करते हैं, जो हमारी प्राण वायु है वो स्वतंत्र रूप से निकल जाती है, हमारे मुख से क्या है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के। वो हमारे क्या होते हैं, स्वर। यानी इनका उच्चारण करने में हमें किसी प्रकार की बाधा है, किसी प्रकार की रुकावटों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। और जो हमारे व्यंजन है दोस्तों, हमारे जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी ना किसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्वर है, कोई स्वर है, मैं बोलूं आ मैंने जो बोला मेरे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर प्राण वायु की सहायता से आराम से मैंने बोल दिया आ। लेकिन उसी प्रकार जब हम किसी व्यंजन को बोलेंगे का, चा, तो ये हमारा जो व्यंजन है वो हमारी प्राण वायु, जो हमारी प्राण वायु है वो किसी ना किसी रुकावट की सहायता से बाहर आती है। अब ये रुकावट होती क्या है? रुकावट हमारे मुख से जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जो हमारे मुख से जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो बिना किसी रुकावट से जो हमारी ध्वनि है वो बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राण वायु। प्राण वायु जब बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है वो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये रुकावटें क्या होती हैं, जैसे दंत, तालु, इनसे बलाघात होके जब कोई वर्ण बाहर निकलता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं वो हमारे होते हैं स्वर, ठीक है। इसकी परिभाषा जानेंगे, परिभाषा कैसे बनेगी इसकी। स्वर की परिभाषा, देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। ये यहाँ से अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसको रटना नहीं है, ना लिखना है, सिर्फ इसको दिमाग में लिखना है। अच्छे से समझिए स्वर की परिभाषा क्या बनेगी। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमें उच्चारण करते समय किसी भी
रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। वही क्या है, हमारे स्वर होते हैं। हमें इनका उच्चारण करने के लिए किसी भी रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। वही हमारे क्या है, स्वर। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनमें जो प्राणवायु है, प्राणवायु को किसी स्वराघात बलाघात के रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। वही हमारा क्या है, स्वर। स्वरों की संख्या देखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों ने किताबों में कहीं कहीं 10 पढ़ा होगा, कहीं कहीं 11 पढ़ा होगा और कहीं कहीं 13 भी पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, हम हिंदी की व्याकरण में अगर पढ़ेंगे तो हमारी स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 10। तो हमारे स्वरों की संख्या है हिंदी व्याकरण में कितनी है, 10। कहीं कहीं 11 भी देखने को मिलती है। अभी बताऊंगी 11 किस प्रकार होती है। जो हमें कहीं कहीं किताबों में 13 लिखी हुई मिलती है दोस्तों, लेकिन ये 13 व्याकरण में होती है। लेकिन किस व्याकरण में, जो हमारी मूल भाषा है, मूल भाषा आपको बताया था कौन सी, संस्कृत। जो हमारी संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में इनकी संख्या कितनी दी गई है, 13। मूल संस्कृत में वर्णों की संख्या 13 है और जो हमारे हिंदी व्याकरण है उसमें स्वरों की संख्या 10 है। स्वरों की संख्या 10 कौन कौन सी, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आ। ठीक है, ये क्या है, स्वरों की संख्या। जो स्वरों की संख्या है कितनी है, 10। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने बचपन में किताबों में 2 शब्द और पढ़े हैं, कौन कौन से, अंग और आ। ये 2 शब्द होते हैं, वो हमारे स्वर में गिने जाते हैं या नहीं। जब हम इनको स्वर गिनते हैं, फिर ये 2 जो वर्ण हैं, ये 2 जो वर्ण हैं, इनको क्या बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारे, ये तो हमारे हो गए स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या ये है 10। और जो ये अंग और आहा है, इनको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुस्वार। अनुस्वार होता क्या है, देखिए इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार होता क्या है, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसर्ग। ठीक है, इस वर्ण को बोलते हैं अनुस्वार और इस वर्ण को बोलते हैं हम लोग विसर्ग। अब ये है क्या, देखिए इनको स्वरों में ही गिना जाता है, इनको हम व्यंजन में नहीं गिन सकते हैं। ये स्वरों की सहायता से ही स्वर ही कहलाते हैं, हमारे व्यंजन में इनका कोई प्रयोग नहीं है। देखिए इनको बोलते हैं हम अयोगवाह। अयोगवाह। देखिए अयोगवाह का तात्पर्य क्या है, ये 3 रूप से मिलके बना है, आ, योग और वाह। इसका तात्पर्य क्या होता है, आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब है मिलकर या जुड़कर, वाह का अर्थ होता है
मिलकर, यानी अयोग वाय जो होता है उसका अर्थ होता है यानी आ योग वा है, यानी ये किसी भी व्यंजन के साथ मिलकर वहन नहीं होते। ठीक है, ये केवल स्वरों के साथ मिलकर वहन होते हैं। या लिख सकते हैं हम, जो हमारा अयोग वा है, अयोग वा है, वे केवल स्वरों के साथ ही वहन किए जाते हैं। व्यंजन के साथ नहीं, व्यंजन के साथ नहीं। हमारे अयोग वाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग, दो। आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा व्यंजन है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। व्यंजन, व्यंजन व्यंजन जैसे आपको बताया था कि स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते हैं। इनको किसी स्वरों की सहायता ली जाती है इनका उच्चारण करने के लिए। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। एक बार इनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो प्राण वायु है, जो हमारी प्राण वायु है, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए जो हमारी प्राण वायु है उसे किसी ना किसी स्वराघात या बलाघात का सामना करना पड़ता है। स्वराघात बलाघात यानी किसी ना किसी चोट का सामना करना पड़ता है। दंत से, तालु से, ये सब क्या होती हैं? रुकावटें। हमारे मुख से जो हमारी प्राण वायु की रुकावटें हैं, ये दंत, तालु, तालव, ये सब क्या है? रुकावटें हैं। तो इनका जो सामना करना पड़ता है, हमारी प्राण वायु को रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वो क्या है? व्यंजन। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किसी ना किसी स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ये जानिए, एक शब्द से और जोड़ूंगी, अक्षर। अक्षर क्या है दोस्तों? ये शब्द से और जोड़ना चाहूंगी कि अक्षर होता क्या है। अक्षर क्या होता है? अक्षर, अक्षर क्या है? देखिए, अक्षर एक वर्ण का ही रूप होता है। जो अक्षर है हमारा एक वर्ण का ही रूप है। इसका रूप है वर्ण का रूप है। ठीक है, देखिए जो हमारे अक्षर है, या हम ये बोल सकते हैं कि सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं। सभी वर्णों को, जो हमारे वर्ण है, सभी वर्णों को हम क्या कह सकते हैं? अक्षर कह सकते हैं। सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं, परंतु सभी जो अक्षर हैं वो वर्ण बिल्कुल नहीं होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जो हमारे वर्ण है, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे अक्षर हैं वे सभी अक्षर वर्ण नहीं हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा समझिए
अक्षर क्या है? एक वर्ण का रूप है। सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण बिल्कुल नहीं होते हैं। थोड़ा समझिए, अक्षर जो होता है वो हम बिना स्वराघात बलाघात के अक्षरों को बोल सकते हैं। जैसे आम, जैसे कि दोस्तों देखिए इधर, आम, आम, नाम, काम, ये सब क्या है? अक्षर हैं। अक्षर क्यों है? क्योंकि हम इनको बिना स्वराघात बलाघात के बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अक्षर। लेकिन जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे वर्ण हैं, वे सभी अक्षर नहीं कहे जा सकते। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अक्षर को भी जानेंगे, अक्षर क्या है? अक्षर को जान लिया कि अक्षर क्या है? एक वर्ण है, वर्ण का ही एक रूप कहलाता है। इसको हम बोलते भी हैं कि जो हमारे वर्ण है वो सभी अक्षर हैं, लेकिन जो हमारे अक्षर हैं वे वर्ण नहीं है। सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। जो इससे तात्पर्य है, जो हमारी ध्वनि है वो बिना स्वराघात बलाघात के हमें उचित क्रम में हमारे मुख से क्या होता है? बाहर आ जाती है। जो ध्वनि वही क्या है? अक्षर है। जैसे आम, काम, दाम, ये सब क्या है? हमारे अक्षर हैं। अक्षर को हमने जाना, व्यंजन को जाना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर। स्वरों की संख्या बताई है आपको, कितनी बताई है? स्वरों की संख्या 11। ठीक है, 10। और जो हमारी जो 11 है संख्या, हम लोग कहीं कहीं किताबों में पढ़ते भी हैं 11 संख्या। 11 कैसे मानी जाती है और 13 किस प्रकार मानी जाती है? 13 जो संख्या हमारी मूल भाषा संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें मानी गई है। 13 किस प्रकार? देखिए, ये हमारी जो मूल संस्कृत है उसमें स्वरों की संख्या कितनी दी गई है दोस्तों? 13। 13 दी गई है। इसमें एक और आती है जिसको हम बोलते हैं लिरी। आ ई उ री, इसको बोलते हैं बड़ी रिरी या दीर्घ रिरी। इसको बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं दीर्घ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लघु, और इसको बोलते हैं दीर्घ, लघु। इसको बोलते हैं, जो हमारी संस्कृत मूल भाषा में व्याकरण में जो स्वर दिए हैं, इसमें 2 रिधि आपको देखने को मिलती है जो इस प्रकार लिखी जाती है। ये होती है लघु यानी छोटी रिधि, और जो इस प्रकार लिखी जाती है यानी 2 बार ऐसे इसमें मात्रा घात चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं दीर्घ रिधि। क्या बोलते हैं? दीर्घ रिधि। एक होता है लिरी, ए ऐ ओ औ। ये हमारी संस्कृत भाषा जो हमारी व्याकरण है उसमें संस्कृत भाषा में 13 स्वरों की संख्या दी है। कितनी? 13। आगे पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार क्या है, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे पहला है मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। हमें किस प्रकार स्वरों का उच्चारण करते हैं या उच्चारण में लगा समय बोल भी सकते हैं। स्वरों का प्रकार हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला है स्वरों में, या बोल सकते हैं उच्चारण में
लगने वाला समय, ठीक है, इसके आधार पर पढ़ेंगे हम, या बोल सकते हैं मात्रा के आधार पर, इसी को बोल सकते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे कि स्वरों में किस प्रकार मात्राएं होती हैं, ठीक है, और किस प्रकार कौन सा स्वर बोलने में कितना समय लग रहा है हमें, ठीक है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, जो मात्रा के आधार पर है उसके भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है इन 3 आधार पर हम पढ़ेंगे कि स्वरों को किस प्रकार उच्चारण करते हैं, इसकी मात्राएं किस प्रकार होती हैं, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ और प्लूत, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। जैसे कि आपने पढ़ा, आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछना स्टार्ट होते हैं, यहीं से प्रश्न ज्यादातर अधिकतर पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं कि हम स्वर होता क्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी बताई है हमने, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 10, हमारी मूल भाषा में संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है 13, ठीक है। स्वरों के हमने वर्ण भी बताए हैं, ये वर्ण है, और ये जो 2 वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग, इनको क्या बोलते हैं, अयोग्यवान। इनको हम स्वरों की सहायता से ही स्वरों के वहन, स्वरों में ही वहन करते हैं, व्यंजन में इनका उपयोग, इनको वहन नहीं करते हैं। आगे पढ़ा है व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, वो हम इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हमने पढ़ा, हमने जाना अक्षर के बारे में, अक्षर भी होता क्या है हमारे सामने, अक्षर भी एक वर्ड है, हमने बचपन में सुना है या बोलचाल में हमें भाषा में मिलता भी है अक्षर। अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या है, एक वर्ण का ही रूप है। यह हम बोल सकते हैं सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर जो है वर्ण नहीं हो सकते हैं। आगे हमने पढ़ा कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे पहला है स्वरों में लगने वाला या उच्चारण में लगने वाला समय, या बोल सकते हैं मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वरों को किस प्रकार बोलते हैं, उनकी मात्राएं कैसी होती हैं, या उनमें कितना समय लगता है बोलने में, इन सभी के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे अगली क्लास में। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।